सब अलग अलग चलकर स्टेशन पर पहुंचे। रशीद अहमद पहले पहुंच चुका था। इसने शोलापुर से मुंबई तक के 3 टिकट खरीद कर अपने पास रख लिए। जब कुतुबुद्दीन, शाहिद अली और शेर खान स्टेशन पर आए तो रशीद अहमद ने इन्हें टिकट दिए और कहा, कुतुबुद्दीन, शाहिद अली और शेर खान और तुम अलग अलग डब्बों में सफ़र करोगे, लेकिन रास्ते में तुम दोनों साथियों की खैरियत मालूम करते रहना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। कुतुबुद्दीन बोला, इसकी तुम फिक्र न करो। रशीद अहमद ने शेर खान और शाहिद अली को गले लगाते हुए कहा, यहाँ मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। वैसे मैं प्लेटफॉर्म पर ही रहूंगा, जब तुम्हारी ट्रेन चल पड़ेगी तो मैं वापस जाऊंगा। अब तुम लोग जाओ अल्लाह के सुपुर्द। प्लेटफॉर्म पर मुंबई जाने वाली गाड़ी तैयार खड़ी थी। शेर खान, शाहिद अली और कुतुबुद्दीन अलग अलग डब्बों में सवार हो गए। रशीद अहमद मास्टर स्पाई प्लेटफॉर्म पर एक जगह दूर खड़ा तीनों सरफरोशों को ट्रेन में सवार होते देख रहा था। प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस के 2-4 संतरी और मिलिट्री पुलिस के 3 जवान भी मौजूद थे, मगर हालात नॉर्मल थे। जब ट्रेन चल पड़ी और प्लेटफॉर्म से निकल गई तो रशीद अहमद वहां से वापस रवाना हो गया। शोलापुर से पूना और वहां से मुंबई तक का सफ़र भी खासा लंबा था। पूरा आधा दिन और सारी रात ट्रेन सफ़र करती रही। कुतुबुद्दीन दरमियान में किसी न किसी स्टेशन पर उतरकर अपने साथियों को दूर से देखकर हालात मालूम कर लेता था। पूना के रेलवे स्टेशन पर मिलिट्री पुलिस की नफरी कुछ ज़्यादा ही थी, मगर मुसाफिरों का रश भी बहुत था। कोई गैर मामूली बात न हुई और ट्रेन मुंबई की तरफ रवाना हो गई। दिन ढल रहा था। जब ये लोग मुंबई पहुंचे, कुतुबुद्दीन ने शेर खान और शाहिद अली को रास्ते में अलग अलग करके बता दिया था कि उन्हें मुंबई के स्टेशन से निकलकर किस तरफ जाना है और कहां खड़े होकर इसका इंतजार करना है। वो मुंबई के स्टेशन से इकट्ठे नहीं निकलना चाहते थे। उन्होंने ऐसा ही किया। शाहिद अली अलग होकर और शेर खान अलग होकर एक ऑटो रिक्शे में बैठकर एक जगह पहुंच गया, जहां पहुंचने के लिए कुतुबुद्दीन ने इन्हें कहा था। कुतुबुद्दीन पहले से ही वहां पर एक टैक्सी लेकर मौजूद थे। शेर खान और शाहिद अली ने कुतुबुद्दीन को देख लिया था। वो खामोशी से इसके साथ टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी चल पड़ी। शाहिद अली और शेर खान पहले भी 2-3 मरतबा मुंबई आ चुके थे, मगर मुंबई भारत के बड़े शहरों में शुमार होता है। वो इस शहर के कुछ इलाके ही देख सकते थे। कुतुबुद्दीन मुंबई शहर के तमाम इलाकों से वाकिफ था। मुंबई अब इर्द गिर्द मीलों तक फैल चुका था। आबादी में कई गुना इजाफा हो गया था और गरीबी और मुफलिसी इस कदर बढ़ गई थी कि हर इलाके में गंदी झोंपड़ियों की बस्तियां आबाद थी, जहां लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा रहने पर मजबूर थे। दूसरी तरफ 5 स्टार मॉडर्न होटलों में इजाफा हो गया था, जहां रातों को शराब के जाम लुढ़ाए जाते थे। जराइम बढ़ गए थे। कुतुबुद्दीन इन्हें शहर से काफ़ी दूर एक जगह ले आया, जहां इसका खास आदमी रहता था। यह जगह शहर से दूर होने की वजह से महफूज थी। रात उन्होंने वहां आराम से गुजारी। दूसरे रोज शहर की फिजा का जायजा लेने निकल गया। दोपहर को वापस आकर इसने शेर खान और शाहिद अली को बताया कि बज़ाहिर खतरे की कोई बात दिखाई नहीं देती। वो कहने लगा, वैसे भी ये एक कश्मीरी मुजाहिद के फरार का वाक़या है। किसी एमुनेशन डंप या किसी फौजी तनसीब को नहीं उड़ाया गया। इस वजह से यहाँ पुलिस वगैरह की कोई ख़ास सरगर्मी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन CID ज़रूर अलर्ट होगी और रेलवे स्टेशनों और शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की खुफिया तौर पर निगरानी ज़रूर की जा रही होगी। इसलिए तुम्हें हर हालत में मुहतात रहने की ज़रूरत है। शाहिद अली ने कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। बेहतर यही है कि हम 2-1 दिन में यहाँ से कश्मीर की तरफ रवाना हो जाएं। जिस खास आदमी के यहाँ ये सरफरोश पना लिए हुए थे, इसका नाम तो कुछ और था, मगर हम इसे कमाल अहमद के नाम से पुकारेंगे। कमाल अहमद ने कहा, मुंबई से कश्मीर तक बड़ा लंबा सफ़र है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हर तरफ से इत्मीनान कर लेने के बाद कदम बाहर निकालना चाहिए। शेर खान बोला, कुछ भी हो, हमारा इस जगह ज़्यादा देर पड़े रहना भी हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कमाल अहमद कहने लगा, यहाँ से आप रेलगाड़ी के ज़रिए ही अपना सफ़र शुरू करेंगे। मुंबई के 2 रेलवे स्टेशन हैं। दोनों जगहों से दिल्ली, पंजाब की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं। दोनों स्टेशनों में से मुंबई के बुरी बंदर के स्टेशन पर से ज़्यादा गाड़ियां चलती हैं और वहां पुलिस भी भारी तादाद में हर वक्त मौजूद होती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों को मुंबई सेंट्रल के स्टेशन से दिल्ली या पंजाब को जाने वाली कोई गाड़ी पकड़नी चाहिए। कुतुबुद्दीन ने कहा, मेरी तजवीज़ यह है कि शेर खान और शाहिद अली दोनों मुजाहिदों को कोई ऐसा भेस बदल कर ये तवील सफ़र करना चाहिए कि जिसकी वजह से ना तो इन्हें कोई आसानी से पहचान सके और ना ही कोई इन पर शक कर सके। शेर खान बोला, हम देहाती लिबास पहन कर निकलेंगे। कमाल अहमद ने कहा, मुंबई के इलाके का देहाती लिबास तो महाराष्ट्र के सूबे तक ही तुम्हारा साथ दे सकेगा। इसके आगे मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है, वहाँ का देहाती लिबास दूसरा होता है। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आ जाएगा, इसके आगे पंजाब शुरू हो जाएगा। इन सूबों का देहाती लिबास यहाँ के देहाती लिबास से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इन सूबों में पहुँचने के बाद लोग ज़रूर आपको देखकर शक करेंगे, ये महाराष्ट्र के देहाती यहाँ क्या कर रहे हैं। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कुतुबुद्दीन बोला। शाहिद अली कहने लगा, फिर तो एक ही भेस ऐसा है जो हर सूबे में तकरीबन एक जैसा होता है। वो क्या? शेर खान ने पूछा। शाहिद अली ने कहा, सांप का तमाशा दिखाने वाले सपेरों का भेस।
शेर खान ने कुतुबुद्दीन की तरफ देखा। कुतुबुद्दीन ने कमाल अहमद की तरफ देखा और पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा? कमाल अहमद कहने लगा, शाहिद भाई की तजवीज़ तो बड़ी माकूल है। सपेरों का भेस भारत के शुमाली और शुमाल मगरबी इलाके में एक जैसा ही होता है, लेकिन इसके लिए आदमी को सांपों की थोड़ी बहुत समझ बूझ ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सपेरों के भेस में होंगे तो आपको अपने पास 2-4 सांप ज़रूर रखने पड़ेंगे। इनमें जहरीले सांप भी हो सकते हैं। शेर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि शाहिद अली को सांपों की बहुत समझ बूझ है। ये जम्मू के एक सपेरे की शागिर्दी भी कर चुका है। कमाल अहमद खुश होकर बोला, जब तो फिक्रमंद होने की कोई बात ही नहीं, लेकिन आप दोनों को हुलिया भी सपेरों वाला ही बनाना होगा। सर के बाल तो आप दोनों के काफ़ी बड़े हुए। शाहिद अली की दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी। बाकी शेर खान को अब शेव नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप लोग रास्ते में किसी जगह ठहरेंगे नहीं। इस सफ़र को जल्दी से जल्दी तय करने की कोशिश करेंगे। कुतुबुद्दीन कहने लगा, मेरा ख्याल है सपेरों का लिबास यहाँ से मुहैया हो जाएगा। कमाल अहमद बोला, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे खुफिया स्टोर में हर किस्म का भेस बदलने के लिए लिबास मौजूद रहता है। शेर खान ने कहा, तो फिर हम कल रात को यहाँ से चल पड़ते हैं। कमाल अहमद कुछ सोचकर बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी यहाँ से निकलने की इतला नई दिल्ली वाले अपनी चीफ को भी कर दूँ। तुम्हारे आने की इतला मैंने इसे दे दी थी। शेर खान ने पूछा, क्या ये ज़रूरी है? कमाल अहमद बोला, ये ज़ाब्ते की कार्रवाई है जिसे हम ज़रूर पूरा करते हैं। अभी वो ये बातें ही कर रहे थे कि एक आदमी ने आकर इतला दी कि नई दिल्ली से आपके नाम वायरलेस पर कोई ख़ास पैगाम है। कमाल अहमद इसी वक्त उठकर इस खुफिया कमरे में चला गया जहाँ वायरलेस का सारा निज़ाम मौजूद था, जिसके ज़रिए दिल्ली, बम्बई और जम्मू की हुर्रियत पसंद तंजीमों के खुफिया चीफ एक दूसरे से खुफिया पैगाम रसानी करते थे। कुछ देर के बाद कमाल अहमद वापस आया तो कहने लगा, खुफिया चीफ का शेर खान और शाहिद अली के नाम खास पैगाम था। शेर खान और शाहिद अली एकदम मुतवज्जा हो गए। शेर खान ने पूछा, क्या पैगाम है? कमाल अहमद बोला, खुफिया चीफ ने कहा है कि तुम दोनों कश्मीर के महाज पर जाने से पहले दिल्ली में इससे ज़रूर मुलाकात करो। ये बहुत टॉप सीक्रेट पैगाम है। कुतुबुद्दीन ने कहा, फिर तो इन्हें कल रात को यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा ही करेंगे, शेर खान बोला। शाहिद अली कहने लगा, मैं समझता हूँ कि अब हमें सपेरों का भेस बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम इन आम कपड़ों में दिल्ली तक सफ़र कर सकते हैं। एक रात तो ट्रेन के सफ़र में ही आ जाएगी, एक दिन के सफ़र की बात है। मेरा भी यही ख्याल है, कमाल अहमद ने कहा। चुनाचा दूसरे दिन रात के वक्त शाहिद अली और कमांडो शेर खान बम्बई सेंट्रल के स्टेशन से एक ट्रेन में सवार होकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। कुतुबुद्दीन इसे स्टेशन तक छोड़ने साथ आया था। कमाल अहमद ने राजदारी से शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को बता दिया था कि दिल्ली पहुंचकर इसे किस जगह जाना होगा और जिस आदमी से मुलाकात करनी होगी वो किस हुलिये में होगा। अपनी शनाख्त के लिए कमाल अहमद ने शेर खान को खुफिया कोड अल्फाज भी बता दिए थे। सारी रात और अगला सारा दिन खैरियत के साथ सफ़र में गुजर गए। दूसरे दिन शाम के गहरे साए हो गए कि कमांडो शेर खान और शाहिद अली दिल्ली पहुँच गए। जैसा कमाल अहमद ने इन्हें कहा था, उन्होंने वैसे ही किया और दिल्ली के रेलवे स्टेशन से निकलकर एक तरफ को चल पड़े। दिल्ली और नई दिल्ली का शहर इन दोनों का देखा भला था। जहाँ इन्हें कमाल अहमद ने जाने को कहा था वो जगह भी इन दोनों को मालूम थी। हम इस जगह का हुदूद अरबा मुसलहतन यहाँ दर्ज नहीं करेंगे। यूँ समझ लें कि वो एक ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ दरख्तों के दरमियान एक मज़ार पर रोशनियाँ हो रही थी। एक तरफ कवाल कवाली कर रहे थे, अकीदतमंद बड़े अदब से बैठे कवाली सुन रहे थे। कमांडो शेर खान ने मुजाहिद शाहिद अली से कहा, यही वो मज़ार है ना? शाहिद अली बोला, बिल्कुल यही है। वो जहाँ कवाली हो रही थी वहाँ काफ़ी पीछे हटकर एक दरख्त के नीचे दरी पर बैठ गए। इतने में एक लंबे बालों वाला दरवेश सूरत आदमी इनके करीब से होकर इन्हें गौर से देखता हुआ आगे निकल गया। इस दरवेश ने स्याह लंबा चोगा पहन रखा था। शाहिद अली ने शेर खान को आहिस्ता से कहा, मुझे यही आदमी लगता है। वो दरवेश चंद कदम आगे जाकर वापस पलटा और शाहिद अली और शेर खान के पास आकर बैठ गया। दोनों खामोश बैठे रहे। दरवेश भी कुछ देर खामोश बैठा रहा। फिर इसने इन दोनों की तरफ देखा और कहा, परदेसी मालूम होते हो? शेर खान ने मुख्तसर सा जवाब दिया, जी हम ग्वालियर से हाज़िरी देने आए हैं। दरवेश ने कहा, हाज़िरी देने आए हो या किसी से मिलने आए हो? शेर खान ने कोई जवाब न दिया। दरवेश बोला, तुम्हारे चेहरे और लिबास बता रहे हैं कि तुम मुंबई से आए हो। शाहिद अली ने भी हल्का सा इशारा देने की कोशिश करते हुए कहा, यही समझ ले। दरवेश ने साफ लफ्ज़ों में कहा, तो फिर चुप क्यों हो? खुफिया कोड बताओ। शेर खान और शाहिद अली को यकीन हो गया कि यही वो आदमी है जिससे मिलने के लिए कमाल अहमद ने कहा, लेकिन कोड के बगैर इसकी तस्दीक नहीं हो सकती थी। शेर खान बोला, हम कोड बताएंगे तो फिर आपको भी इसके जवाब में खुफिया कोड बताना होगा। दरवेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो तो मैं ज़रूर बताऊंगा, मगर पहले तुम खुफिया कोड बताओ। शाहिद अली ने खुफिया कोड का वो जुमला दोहरा दिया जो कमाल अहमद ने इसे बताया था। इसके जवाब में दरवेश ने भी अपना कोड बता दिया। ये भी वही जुमला था जो कमाल अहमद ने इन्हें बताया था। जब इस बात की तस्दीक हो गई कि यही वो आदमी है जिससे उन्होंने दिल्ली में मुलाकात करनी थी, तो मुजाहिद शाहिद अली ने दरवेश से कहा, हमारे लिए क्या हुक्म है? दरवेश ने ज़मीन पर से एक तिनका उठाकर इसे तोड़ते हुए कहा,
चीफ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम मेरे साथ जाओगे, लेकिन मेरे पीछे पीछे कुछ फासला डालकर चलोगे। दरवेश उठकर एक तरफ चल पड़ा। कमांडो शेर खान और शाहिद अली भी 10 सेकंड के बाद उठे और जिस तरफ दरवेश गया था इस तरफ चल पड़े। इस वक्त तक रात का अंधेरा हो गया था। दरवेश एक मैदान की तरफ जा रहा था जहां अंधेरे में एक जगह कुछ दरख्त और इनके दरमियान एक मकान नजर आ रहा था। मकान से कुछ फासले पर दरवेश एक दरख्त की ओट में रुक गए। शेर खान और शाहिद अली इसके करीब आए तो वो बोला, तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो, इधर उधर मत जाना। और दरवेश दरख्तों के दरमियान से होता हुआ इस मकान के अंदर चला गया जिसके बाहर कोई रोशनी वगैरह नहीं हो रही थी। यह एक मंजिला पुराना सा मकान लगता था जिस पर खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर के बाद दरवेश मकान से निकलकर शेर खान और शाहिद अली के पास आ गया और बोला, एक एक करके मकान में चले जाओ। ड्योडी में से गुजरने के बाद बाएं जानिब एक कमरा आएगा, इसका आधा पट खुला हुआ होगा, तुम इसके अंदर चले जाना। इतना कहकर दरवेश वापस मज़ार की तरफ चला गया। पहले शेर खान और इसके पीछे कोई 10 कदमों का फासला डालकर शाहिद अली चल पड़ा। मकान की ड्योडी में आकर शेर खान रुक गया और शाहिद अली का इंतजार करने लगा। जब वो आ गया तो दोनों ड्योडी में से गुजरते हुए बाएं जानिब इस जगह आ गए जहाँ एक कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर रोशनी हो रही थी। वो भी अंदर जाने का सोच ही रहे थे कि आदमी दरवाजे में नमूदार हुआ और बोला, शाह जी अंदर दूसरे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों सरफरोश दरमियाने कमरे में से गुजरकर दूसरे कमरे के बंद दरवाजे के पास जाकर रुक गए। शेर खान ने आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से किसी मर्द की भारी आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ। शेर खान और शाहिद अली कमरे में दाखिल हो गए। ये छोटा कमरा था। दीवार के साथ एक तख्त पोश पर कालीन बिछा हुआ था। गाँव तकिए लगे हुए थे और सफ़ेद रेश बुजुर्ग गाँव तकिए के सहारे टेक लगाकर बैठे थे। दोनों मुजाहिदों ने सलाम किया और तख्त पोश के आगे जो मोंडे पड़े थे इन पर बैठ गए। कमरे में बिजली की रोशनी हो रही थी। शाहजी ने दोनों पर गहरी निगाह डाली। इसके बाद कहा, मैंने तुम दोनों को पहचान लिया है। तुम्हारी 2 तस्वीरें मुझे मिल चुकी थी। वहाँ से उठकर मेरे पास आकर बैठ जाओ। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली उठकर शाहजी के पास तख्त पर बैठ गए। शाहजी ने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाल कर खोला। इसमें एक जर्द रंग का मोटा कागज तय किया हुआ था। इसे खोलकर शेर खान और शाहिद अली के आगे रख दिया और कहा, इसे गौर से देखो, इसके बाद बात करेंगे। शाहिद अली और शेर खान ने देखा कि कागज पर स्याह पेंसिल से एक नक्शा बना हुआ है जिसमें कहीं कहीं सुरख निशान लगे थे, कहीं पहाड़ी टीलों का उभार दिखाई दिया गया था। 1-2 मिनट इसे गौर से देखने के बाद कमांडो शेर खान ने कहा, ये किसी जगह का नक्शा लगता है। शाहजी बोले, हाँ, इस नक्शे की तफसील बताने से पहले तुमसे 2 एक ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली शाहजी की तरफ मुतवज्जा हो गए। शाहजी ने कहा, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन है और जब से पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया है भारत इसको ख़त्म करने की नाकाम और नापाक कोशिश में लगा हुआ है। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो पाकिस्तान पर 3-4 बार हमला भी कर चुका है जिसमें इसे हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तुम्हें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान की सालमियत पर भारत एक दूसरे महाज पर भी बराबर हमले कर रहा है। ये महाज फौजी महाज से ज़्यादा खतरनाक महाज है और ये महाज इसके बदनामी ज़माना सीक्रेट एजेंसी रॉ का महाज है। ये खुफिया इदारा बराह रास्त भारत की मरकजी वजारत दफ़ा की ज़ेर निगरानी काम कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री यानी वज़ीर आज़म इस इदारे का सरबराह होता है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। दूसरी बात यह है कि भारत मैदान जंग में पाकिस्तान की दलेर और बहादुर फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत के पास जंगी साजो सामान का ढेर लगा है और जदीद से जदीद तरीन असला और तोपें मौजूद हैं, लेकिन जंगी साजो सामान और असला खुद नहीं लड़ा करते, इसे आदमी लड़ाते हैं। भारत की फ़ौज का कोई दीन मज़हब नहीं है। इनमें मुसलमानों वाला वो जज्बा नहीं है जो हर मुसलमान का ईमान है, यानी अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर देना। मैं भारत की फ़ौज का एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर हूँ। मैंने इंडियन आर्मी को बड़े करीब से देखा है। मैदानी जंग में भारतीय फौजी मोर्चे के अंदर बैठकर लड़ता है। वो कंपनी कमांडर के हुक्म पर एडवांस भी करता है और दुश्मन के मोर्चों पर अटैक भी करता है, लेकिन अपनी जान बचाने और अपने माँ बाप और बीवी बच्चों के पास वापस जाने का ख्याल हर वक्त इसके दिलो दिमाग पर हावी रहता है। चुनाचा जहाँ पाक फौज का जवान दुश्मन से लड़ते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो जाता है, वहाँ भारतीय फौजी जान बचाकर भाग जाता है। अगर भाग ना सके तो या कैद हो जाता है या पीछे या सामने से आने वाली किसी गोली का शिकार हो जाता है और इस तरह मर जाता है जिस तरह कोई कीड़ा मकोड़ा जान बचाने की कोशिश करते हुए पाँव के नीचे आकर कुचला जाता है। भारतीय फौज की हाई कमांड को अपनी फौज की इस बुज़दिली का पूरा इल्म है, मगर भारतीय फौजी हाई कमांड के पास इसका कोई इलाज नहीं है, माँ सिवाय इसके कि भारत कोई ऐसी शय ईजाद करे कि जो तोप, मशीन गन और राइफल के मुकाबले में कई हज़ार गुना ज़्यादा तबाही फैला सके और जिसको चलाने के लिए बुज़दिल भारतीय फौजियों की ज़रूरत ही ना पड़े और सिर्फ एक बटन ही दबाना पड़े। चुनांचे भारत ने खुफिया तौर पर एटमी प्रोग्राम पर अमल शुरू कर दिया और फिर एटमी धमाका करके एटमी ताकत बन गया। इसका ख्याल था कि पाकिस्तान इस मैदान में इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इसके जवाब में एटमी धमाका कर दिया। अब एक बार फिर भारत की फौजी हाईकमांड के ऑफिसर सर जोड़ कर बैठ गए
कि अब क्या किया जाए। चुनांचे अब उन्होंने पाकिस्तान पर फैसला कुन हमला करने के लिए एक नए खुफिया प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। इतना कहकर शाहजी खामोश हो गए। कमांडो शेर खान ने पूछा, सर ये खुफिया प्रोजेक्ट क्या है? शाहजी ने उंगली अपने होंठों से लगाकर शेर खान को खामोश रहने का इशारा किया। इतने में एक मुजाहिद चाय के साथ खाने पीने का सामान लेकर आ गया। पहले कुछ खा पी लें फिर बातें करेंगे। जब मुजाहिद चला गया तो शाहजी बोले, हमारी तंजीम के मुजाहिद इस्लाम और पाकिस्तान के सच्चे जानिसां, इनकी वफादारी शक्को शुबे से बालातर है। इसके बावजूद बाज़ मामलात में मुझे इनसे भी राजदारी से काम लेना पड़ता है, इसलिए मैं अपने मुजाहिद के कदमों की आहट सुनकर खामोश हो गया था। अब खाना पीना शुरू करो। खाना सादा मगर बड़ा लजीज था। खाना खाने के बाद चाय का दौर चल पड़ा। इस दौरान शाहजी शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली के साथ इनके दलेराना मार्को और कश्मीरी मुजाहिदीन की जाबाजी के बारे में बातें करते रहे। कहने लगे, वो वक़्त अब ज़्यादा दूर नहीं है जब भारत को कश्मीर खाली करना पड़ेगा और कश्मीरियों को इनका हक मिलकर रहेगा। जब चाय पी जा चुकी और मुजाहिद आकर बर्तन वगैरह ले गया तो शाहजी ने कहा, मैं तुमसे भारत के नए खुफिया फौजी प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये नया प्रोजेक्ट लेज़र सैटेलाइट सिस्टम का निज़ाम है। इससे पहले जैसा कि सब जानते हैं, भारत ने अपना एक सैटेलाइट यानी मसनूई सैयारा फ़िज़ा में छोड़ रखा है, जो कमर्शियल सैटेलाइट है, जो भारत के टेलीविजन नेटवर्क से मुंसलिक है। अब भारत अपने जंगी अज़ाइम को पूरा करने की खातिर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पर वार करने के लिए एक फौजी सैटेलाइट खुफिया तौर पर फ़िज़ा में छोड़ने के प्रोग्राम पर अमल कर रहा है, जो लेज़र सैटेलाइट और जो ज़मीन के मदार के गिर्द गर्दिश करते हुए पाकिस्तान के किसी भी शहर को इंतहाई तबाहकुन लेज़र शुआ से अपना निशाना बना सकेगा। इस लेज़र शुआ की तबाही एटम बम से कहीं ज़्यादा हलाकत खेज होगी। यहाँ मुजाहिद शाहिद अली ने सवाल किया, क्या भारत को ये मालूम नहीं कि मदार में इसकी लेज़र सैटेलाइट का इल्म अमेरिका और यूरोप की खिलाई एजेंसियों को फ़ौरन हो जाएगा? शाहजी ने कहा, चूँकि अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें इस्लाम और मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है, इसलिए भारत दरे पर्दा अमेरिका, रूस और यूरोप के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की मर्जी से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी हुकूमत भारत के इन अज़ाइम से बेखबर नहीं है और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इस लेज़र सैटेलाइट का तोड़ ईजाद करने में ताख़ीर से काम नहीं लेगा। लेकिन भारत इस काम में पहल कर चुका है और यूं ही इसने लेज़र सैटेलाइट फ़िज़ा में छोड़ा तो पाकिस्तान पर हमला करने में देर नहीं करेगा। चुनांचा हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि भारत के लेज़र सैटेलाइट सिस्टम के प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तबाह कर दिया जाए। इस भारतीय लेज़र प्रोजेक्ट की मुकम्मल तबाही के बाद हमारी हुकूमत को मौका मिल जाएगा कि जब तक भारत लेज़र सैटेलाइट पर दोबारा काम शुरू करता है, इस दौरान पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के लिए इसका तोड़ तैयार कर चुका होगा। फिर भारत पाकिस्तान पर लेज़र सैटेलाइट से हमला करने की कभी जुर्रत नहीं करेगा। ये बात कभी ना भूलना कि भारत पाकिस्तान पर एटमी हमला कर चुका होता कि इसे मालूम है कि पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत के किसी भी शहर पर एटमी हमला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। जब मुजाहिद चाय वगैरह लेकर आया था तो शाहजी ने नक्शे वाला कागज़ भी तय करके एक तरफ रख दिया था। जब उन्होंने अपनी तफसीली गुफ्तगू ख़त्म की तो तय किया हुआ नक्शा दोबारा खोलकर सामने रख दिया और कहा, हमारे मुजाहिदों ने शब रोज़ की मेहनत और तरह तरह के भेस बदल कर इलाके की छानबीन करने के बाद इस मुकाम का ये एक धुंधला सा नक्शा तैयार किया है, जहाँ भारत के खुफिया लेज़र सैटेलाइट के प्रोजेक्ट पर इब्तदाई काम हो रहा है। इस नक्शे में ये उभरे हुए निशान पहाड़ियाँ हैं, सुरख निशान सिक्योरिटी सिस्टम के हैं। हमारी इतला के मुताबिक जहाँ सुरख निशान लगे हैं वहाँ इस इलाके के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर भारतीय मशीन गनों के मोर्चे बने हुए हैं। ये मोर्चे खुफिया हैं और बाहर से सिर्फ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन इन झाड़ियों के अंदर हैवी मशीन गन्ने नस्ब हैं। इन मोर्चों के जवानों को वाज़ेह अहकामात दिए गए हैं कि अगर इन्हें वहाँ से गुजरने वाले देहाती या किसी दूसरे आदमी पर ज़रा सा भी शुबा हो तो इसे फ़ौरन शूट कर दें। दिल्ली से जब आप मुंबई बड़बोदा की तरफ जाते हैं तो झांसी भोपाल से वस्ती भारत के जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। झांसी और भोपाल के दरमियान झांसी से 60 किलोमीटर के फासले पर रोहितगढ़ का स्टेशन है। रोहितगढ़ के स्टेशन पर अगर तुम उतर जाओ तो वहाँ से देवीगढ़ी का पुराना किला जंगल के अंदर 2-3 किलोमीटर पर वाक़ है। ये 300 साल पुराना किला है और इसे पुर्तगालियों ने तामीर करवाया था। इंडिया में जब पुर्तगाल की नौआबादी गोवा और दमन तक महदूद होकर रह गई तो ये किला वीरान हो गया। इस किले की तर्ज कदीम पुर्तगाली रोमन कैथोलिक गिरजाओं जैसी है, लेकिन ये गिरजा नहीं है। इस किले के बारे में मैं तुम्हें बाद में कुछ बातें जो ज़रूरी हैं बताऊंगा। इस किले के अकब में टीलों के दरमियान एक छोटी सी वादी है जहां पुर्तगालियों ने मालूम नहीं किस मकसद के पेश नज़र ज़मीन के नीचे खुफिया पनागाहें बना रखी थी। एक ज़माने तक इन ज़ेरे ज़मीन पनागाहों को डाकुओं, कातिलों और ठगों ने अपना मस्कन बना रखा।
जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हुकूमत ने इन ज़मीन दोस्त तहखानों को बंद करा दिया। अब भारत की हुकूमत ही ने इन्हें दोबारा खुलवाकर वहाँ खुफिया तौर पर ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ बना दी गई हैं जहाँ भारत की वजारत दफा की निगरानी में लेज़र सैटेलाइट सिस्टम पर काम हो रहा है। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, जिन लोगों ने ये ज़ेरे ज़मीन खुफिया पनाहगाहें बनाई थी, जाहिर है उन्होंने इनके अंदर आने जाने के लिए खुफिया रास्ते भी रखे होंगे। शाहजी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन लोगों ने खुफिया रास्ते ज़रूर रखे थे और ये जो इस नक्शे पर तुम सब्ज़ निशानात देख रहे हो, ये इन ही खुफिया रास्तों की निशानदही करते हैं। ये 5 खुफिया रास्ते हैं जिनके बाहर सिक्योरिटी की खातिर मशीन गनों के 5 खुफिया मोर्चे बनाए हुए हैं। कमांडो शेर खान ने पूछा, हुकूमत ने इन खुफिया रास्तों को बंद क्यों नहीं किया? वो 1-2 खुफिया रास्ते छोड़कर बाकियों को पत्थरों और गारे से बंद कर सकते थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।